Hello students, welcome to all in my next lecture of thermodynamics. In the last lecture, we discussed about the non-flow closed system or PDV work and also open system flow work and VDP work. तो क्या एक्सप्रेशन उसका देखा हमने? PDV वर्क जो था नॉन फ्लो वर्क that is W12 is equals to integral 1 से 2 PDV एंड जो फ्लो वर्क है वो क्या होता है माइनस इंटीग्रल 1 से 2 VDP। ठीक है, तो जो नॉन फ्लो वर्क है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जो नॉन फ्लो वर्क है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए उसका क्या एक्सप्रेशन निकल के आती है अगर हम इस रिलेशन को यूज करते हुए अलग अलग प्रोसेसेस के लिए उसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं, और वैसे ही हम देखेंगे कि फ्लो वर्क के लिए उसकी क्या डेफिनेशन आती है, क्या रिलेशन उसके लिए हम ड्राइव कर पाते हैं। और साथ ही साथ ये भी इसमें उससे पहले हमें ये देखना है कि ये जो D को हमने यहाँ पे क्रॉस किया है इसका क्या मतलब है, और जब इंटीग्रल होता है इसका तो वहां पे W2 माइनस W1 क्यों नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द पाथ फंक्शंस एंड पॉइंट फंक्शंस। पाथ फंक्शंस एंड पॉइंट फंक्शंस ये क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए पहले हम एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस पीवी डायग्राम में हमने एज्यूम किया वन इक्विलिब्रियम स्टेट वेयर प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1 एंड द सेकेंड इक्विलिब्रियम स्टेट वेयर प्रेशर इज P2 एंड वॉल्यूम इज V2। नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट 1 टू इक्विलिब्रियम स्टेट 2, इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से इक्विलिब्रियम स्टेट 2 तक आने के लिए हमने यहाँ पे 3 पाथ दिए हुए हैं और उनको हमने अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से इक्विलिब्रियम स्टेट 2 तक आने के लिए एक पाथ है पाथ ए, एक पाथ है पाथ बी और एक पाथ है सी। तो ये 3 पाथ के थ्रू हम इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से इक्विलिब्रियम स्टेट 2 तक आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अगर कोई वेरिएबल स्टेट 1 से सिस्टम के स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए अगर सिस्टम ए पाथ फॉलो कर रहा है तो वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट है। अगर सिस्टम बी पाथ को फॉलो करता है तो वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट आती है, और अगर वो सी पाथ को फॉलो करता है तो वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट आती है। इसका मतलब जो भी वो वेरिएबल है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है और सी के लिए अलग है। अगर कोई फोर्थ पाथ यहाँ पे डी भी हम ड्रॉ कर देते हैं तो उसके लिए भी वो अलग होगा। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट हर पाथ में सेम है, लेकिन उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रोसेस और पाथ के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। ए पाथ पे डिपेंड करेगा, बी पाथ पे डिपेंड करेगा और सी पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस। तो जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया वर्क ट्रांसफर, तो वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर ये दोनों क्या हैं? पाथ फंक्शंस हैं। वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर ये सब क्या है? पाथ फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए सिस्टम जो भी पाथ फॉलो करता है उस पाथ के लिए वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर अलग होंगे, और अगर कोई दूसरा पाथ सिस्टम फॉलो करता है तो उस पाथ के लिए, ये प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर अलग अलग होंगे। तो ये है पाथ फंक्शंस। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट फंक्शंस। पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर कोई वेरिएबल सिस्टम के स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आने में कोई सा भी पाथ फॉलो करे, लेकिन वो वेरिएबल पॉइंट 1 के लिए और पॉइंट 2 के लिए सेम है, तो ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं पॉइंट फंक्शंस, जिनको सिर्फ पॉइंट से मतलब है, कोई सा भी पाथ वो फॉलो करे उससे उसको मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो पाथ फंक्शंस जो है वो वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर वो पाथ पर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो स्टेट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट सेम है तो चाहे वो सिस्टम पाथ ए फॉलो करे, चाहे बी फॉलो करे, चाहे सी फॉलो करे, 1 पर और 2 पर जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शंस।
तो जैसे प्रेशर है P1 और P2, चाहे पाथ A फॉलो हो, B फॉलो हो या फिर C फॉलो हो, तो यहाँ का प्रेशर P1 रहेगा, यहाँ का प्रेशर P2 ही रहेगा, चाहे वो सिस्टम किसी भी पाथ से आए। वैसे ही टेम्परेचर भी है, वैसे ही वॉल्यूम भी है। तो ये सब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शंस है। तो अब एक और चीज इसमें हम देखते हैं, तो ये चीज क्लियर हो गई कि पॉइंट फंक्शंस जो सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन जो उसमें स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आने के लिए जो पाथ फॉलो होता है उस पर डिपेंड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस। और अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई वेरिएबल डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शंस। जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं उनको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स? जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में से, मान लो कि प्रेशर का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम प्रेशर को स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, P2 माइनस P1। उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर को 1 से 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा T2 माइनस T1। तो इसका जो इंटीग्रल है वो एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। उसी तरह से वॉल्यूम भी है, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है V2 माइनस V1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये इस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जितने भी पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। वहीं अगर हम पाथ फंक्शंस की बात करें तो पाथ फंक्शंस को हम बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम वर्क ट्रांसफर को बिटवीन पॉइंट 1 और बिटवीन पॉइंट 2 के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो दैट इज नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1। इसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे? दैट दिस इज 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में ये हमने किया हुआ है, तो इट विल बी नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1। उसी तरह से हीट के लिए भी ये जो है इसका अगर हम 1 से 2 पॉइंट के बीच में इंटीग्रल करेंगे तो वो Q2 माइनस Q1 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमें नहीं पता कि A से B के पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के लिए उसने A पाथ को फॉलो किया है, B पाथ को या C पाथ को, तो उस पाथ के ऊपर वो डिपेंड करेगा, पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये इन पॉइंट्स के रूप में Q2 माइनस Q1 नहीं होगा। तो इस तरह के पाथ फंक्शंस या इस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, जिनका डिफरेंशियल इनएग्जैक्ट होता है, एग्जैक्टली हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे पॉइंट फंक्शंस होते हैं, वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको पॉइंट फंक्शंस बोलते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शंस के साथ में एक और चीज है कि साइक्लिक इंटीग्रल अगर हम देखते हैं उस किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी पॉइंट फंक्शन का, तो वो जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि साइक्लिक इंटीग्रल का क्या मतलब होता है कि साइकिल में काम कर रहा है। साइकिल में काम करने का मतलब होता है, साइकिल की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में क्या देखी थी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट उस केस में सेम होती हैं। तो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट अगर सेम होंगी तो साइक्लिक इंटीग्रल अगर हम प्रेशर के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन फाइनल और इनिशियल जो है वो दोनों सेम हो जाती हैं साइक्लिक इंटीग्रल केस में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट फंक्शन या किसी भी प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से टेम्परेचर का भी फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल इनिशियल साइक्लिक के लिए क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, तो इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा। और उसी तरह से वॉल्यूम। तो जितने भी पॉइंट फंक्शंस हैं या जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर जो पाथ फंक्शंस हैं उनके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज क्लियर होगी, पाथ फंक्शंस और पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो पाथ फंक्शंस जो कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डी को क्रॉस कर देते हैं। अगर सिंपल डी लिखा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल और डी क्रॉस है तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका मतलब अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं 1 से 2 पॉइंट के बीच में तो वो W2 माइनस W1 नहीं होगा, क्योंकि W2 माइनस W1 ए पाथ के लिए भी सेम होगा, बी पाथ के लिए भी सेम होगा और सी पाथ के लिए भी सेम होगा। लेकिन ये पाथ फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करेंगे। तो W12 जाने के लिए वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर ए पाथ फॉलो कर रहा है तो अलग होगा, बी पाथ फॉलो कर रहा है तो अलग होगा और सी पाथ फॉलो कर रहा है तो अलग होगा। तो दीज आर पाथ फंक्शंस एंड पॉइंट फंक्शन। याद रखना, पाथ फंक्शंस के लिए हम डी को क्रॉस कर देते हैं और पॉइंट फंक्शन को
सिंपली ऐसे लिखते हैं। रीजन ये है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं और पाथ फंक्शन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं फ्लो, नॉन फ्लो वर्क और क्लोज सिस्टम वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम और नॉन फ्लो वर्क क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पीवी डायग्राम पे एक प्रोसेस ड्रॉ करेंगे 1 2 जो कि होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है दिस इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यहाँ पे V1 और V2 क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन प्रेशर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ का प्रेशर होगा P1 और यहाँ का प्रेशर होगा P2। तो प्रेशर डिफरेंट है, प्रेशर वेरी करेगा, प्रेशर सेम नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम सेम होगा हर एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो ये हमने एक बनाया है प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो नॉन फ्लो वर्क है इंटीग्रल 1 से 2 पी डीवी वो कितना होगा। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि V1 इज इक्वल टू V2, इसका मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 0। चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है यहाँ पे dV, तो dV चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, 0 हो जाएगा इसके लिए। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर 0 है, dV 0 है, तो इस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए नॉन फ्लो वर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए हम एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसपे हम एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे। पीवी डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जिसमें 1 पॉइंट का और 2 पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, लेकिन वॉल्यूम इन दोनों पॉइंट के डिफरेंट होगा। तो पीडीवी वर्क अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, डीडब्ल्यू इंटीग्रल 1 से 2 पीडीवी, तो प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट वाली टर्म को इंटीग्रल के बाहर लेके आ सकते हैं। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p तो बाहर आ गया इंटीग्रल 1 से 2 dv, तो dv का क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होगी, नॉन फ्लो वर्क के लिए p v2 माइनस v1। एक और पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी कर्व के अंडर का एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे क्या देता है हमें, नॉन फ्लो वर्क, और प्रेशर एक्सिस पे क्या देता है, फ्लो वर्क। तो यहाँ पे अगर हम इस कर्व के अंडर का एरिया देखें ऑन वॉल्यूम एक्सिस जो कि नॉन फ्लो वर्क देगा, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। तो दिस लेंथ इज P1 या P2 जो बराबर है, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो ये लेंथ कितनी होगी, P के बराबर होगी प्रेशर, और ये लेंथ कितनी होगी, V2 माइनस V1 के बराबर होगी। दिस लेंथ इज V2 माइनस V1। तो इसका एरिया के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, P मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आएगी अगर हम एरिया को भी कैलकुलेट करते हैं। इसलिए किसी कर्व के अंडर का एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे क्या देता है, नॉन फ्लो वर्क। तो ये होगी एक्सप्रेशन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होती है, तो उसके लिए हम एक पीवी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इस पीवी डायग्राम में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस को ड्रॉ कर लेंगे बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस एक कर्व की फॉर्म में होता है पीवी डायग्राम में, इनिशियल वॉल्यूम B, इनिशियल प्रेशर P, फाइनल वॉल्यूम V2 और फाइनल प्रेशर P2। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखते हैं इसके लिए कि dW इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 2 pdv कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, PV इज इक्वल टू mRT। आइडियल गैस इक्वेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी में m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तभी टीवी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये पूरे का पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब यहां से हम p की वैल्यू को v की टर्म में निकाल लेते हैं, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन v। क्योंकि इस इंटीग्रल में प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम इंटीग्रल के बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और वही फंक्शन हमें निकालना था जो हमने निकाला, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P
इज इक्वल टू C अपॉन V। तो इस प्रेशर की जगह पे हम C अपॉन V को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये dw कितना आ जाएगा? अब C इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। C को हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया। अब ये क्या हो गया? इंटीग्रल 1 से 2 dvy अपॉन v। इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? C। अब यहाँ पे पुट करेंगे ln v2 माइनस ln v1, क्योंकि 1 अपॉन v dv का इंटीग्रल क्या होगा? log या log बेस e या फिर ln उसको हम बोलते हैं। तो ln या log बेस e v, और जब लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा v2 माइनस v1। अब यहाँ पे ये जो v2 माइनस v1 है ये डिवाइड में चले जाएगा ln के साथ में, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ln v2 अपॉन v1, और इस c की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? p1 v1 या p2 v2, दोनों बराबर है। तो c की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, आइदर p1 और v1 भी पुट कर सकते हैं और p2 और v2 भी पुट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस v2 अपॉन v1 की जगह पे हम p1 अपॉन p2 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और MRT PV किसके बराबर है? MRT के बराबर है। तो यहाँ पे हम MRT भी पुट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को, कांस्टेंट टेम्परेचर की एक्सप्रेशन को, कांस्टेंट टेम्परेचर की एक्सप्रेशन को हम किसी भी फॉर्म में पुट कर सकते हैं, आइदर P1 V1 ln V2 अपॉन V1, आइदर P2 V2 ln V2 अपॉन V1, आइदर MRT1 या T2, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो MRT ln V2 अपॉन V1, या फिर MRT ln P1 अपॉन P2 भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यह है कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन निकल के आती है नॉन फ्लो वर्क की। तो P1 V1 ln V2 अपॉन V1 ये एक्सप्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने PV डायग्राम पे एक एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एडियाबैटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखें dW इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 2 PdV को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमें प्रेशर को पहले वॉल्यूम की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और वो फंक्शन क्या है, वो रिलेशन क्या है, वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाता, बट प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो पहले हमें प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रेशर को अगर हम वॉल्यूम की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? P इज इक्वल टू C अपॉन V टू द पावर गामा। तो प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम की टर्म में क्या आएगी? C अपॉन V टू द पावर गामा। ये यहाँ पे पुट कर देंगे। P की जगह पे क्या पुट कर दिया? C अपॉन V टू द पावर गामा dV। अब C तो कांस्टेंट है, C बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? इंटीग्रल 1 से 2 V टू द पावर गामा को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? V टू द पावर माइनस गामा, V टू द पावर माइनस गामा और dV। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? C तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। V टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा? V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 बिटवीन लिमिट्स 1 से 2, बिटवीन लिमिट्स 1 से 2। तो ये क्या, अगर हम लिमिट इसमें पुट करेंगे तो dW क्या हो जाएगा? C कांस्टेंट जो बाहर जाएगा, ये हो जाएगा V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन अपॉन में माइनस गामा प्लस 1, तो ये चल ही रहा है। तो इसको हम अभी ऐसे ही चलते रहने देंगे। अब C को अलग दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे C को, तो ये क्या हो जाएगा? C V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस C V1 माइनस गामा प्लस 1 और अपॉन में माइनस गामा प्लस 1, तो चल ही रहा है। इस C को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है इंडिविजुअली अलग अलग। उसका एक मेन पर्पस है। वो पर्पस क्या है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम C की वैल्यू को यहाँ पे जब पुट करेंगे तो C की वैल्यू को अलग अलग पुट करेंगे। क्या है वो अलग अलग वैल्यू? देखिए, P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा होगा, जो कि C के बराबर होगा, यानी कि कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब C की वैल्यू P1 V1 टू द पावर गामा भी है और C की वैल्यू P2 V2 टू द पावर गामा भी है, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि V2 की टर्म है तो इसलिए यहाँ वाली टर्म में मैं C की वैल्यू को P2 V2 टू द पावर गामा पुट करूंगा। यहाँ मैंने पुट कर दिया P2 V2 टू द पावर गामा, और V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 ये पहले से था, इसको ऐसे ही लिख के रहने दिया V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस। अब ये वाला जो C है, इस C की जगह पे मैं वैल्यू को P1 V1 टू द पावर गामा पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V1 की टर्म है, तो P1 V1 टू द पावर गामा और V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 पहले से था, ये एज इट इज लिख रहे हैं। और डिवाइड में कोई चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर में माइनस गामा प्लस 1 पहले से ही चल रहा है। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी V2 की टर्म आ रही थी,
और यहाँ पे ऑलरेडी v1 की टर्म आ रही है। तो अब ये टर्म इजिली सिंप्लीफाई की जा सकती है। कैसे? देखो यहाँ पे v2 टू द पावर गामा है और यहाँ पे v2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, यानी कि गामा में माइनस गामा प्लस 1 ऐड हो जाएगा। तो गामा माइनस गामा प्लस 1, तो गामा गामा कैंसिल, v2 की पावर कितनी बचेगी, 1। तो क्या बचेगा यहाँ पे, p2 v2 p2 v2। उसी तरह से बिल्कुल सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। v1 टू द पावर गामा है, v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, v1 की पावर बचेगी सिर्फ 1। तो क्या बचेगा, p1 माइनस v1। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, माइनस सॉरी p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा। तो ये एक्सप्रेशन निकल के आई है p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा माइनस 1। क्या है ये है नॉन फ्लो वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज नॉन फ्लो वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करें तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग p1 v1 इज इक्वल टू mr t1 एंड p2 v2 इज इक्वल टू mr t2। तो m और r तो कांस्टेंट है, यहाँ पे m और r कांस्टेंट लेके बाहर कर दिया तो t1 माइनस t2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज की जा सकती है फॉर नॉन फ्लो। लास्ट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो एक जनरल प्रोसेस है। तो इस जनरल प्रोसेस के लिए अगर हम इक्वेशन देखें तो वो यूज होती है p v टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होती है ये प्रोसेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, p v टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब फिजिकली अगर हम देखें तो एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह देखने में लग रहा है p v टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखने में ये एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह लग रहा है, लेकिन ये एडियाबैटिक प्रोसेस से फिजिकली बहुत डिफरेंस है, टोटली डिफरेंट प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस से कोई भी इसका लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो मैथमेटिकली ये काफी सेम है, p v टू द पावर गामा और p v टू द पावर n, तो सिर्फ गामा की जगह पे n है। इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह ही रहेगी। क्या चेंज आएगा, सिर्फ कि जो dw की एक्सप्रेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए थी p1 v1 टू द पावर p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा माइनस 1, उसी तरह से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी आ जाएगी p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन n माइनस 1। ये पूरा इंटीग्रल का जो प्रोसेस है बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ हर जगह पे गामा की जगह पे n पुट हो जाएगा। मैथमेटिकली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि गामा की जगह पे n आ जाता है और कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन फिजिकली इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम हीट ट्रांसफर नहीं होता है, हीट उसकी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, ना प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, ना हीट। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैथमेटिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी फिजिकली बात नहीं करेंगे। तो मैथमेटिकली क्या है, p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन n माइनस 1, वेयर n इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स और यहाँ पे गामा क्या था, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट cp अपॉन cv। तो गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट cp अपॉन cv, वेयर n इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू हम ये एज्यूम करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करती है, बट प्रैक्टिकली इतनी नहीं करती। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने लिखा था इसको टेम्परेचर की टर्म में, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं mr t1 माइनस t2 अपॉन n माइनस 1। सिर्फ क्या चेंज आएगा, गामा की जगह पे n यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए नॉन फ्लो वर्क। तो नॉन फ्लो वर्क खत्म हो गया। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 0, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस p v2 माइनस v1, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस p1 v1 ln v2 upon v1, for adiabatic process p1 v1 minus p2 v2 upon gamma minus 1, for polytropic process p1 v1 minus p2 v2 upon n minus 1। तो ये है नॉन फ्लो वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अब उसी तरह से बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे किया, उसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए फ्लो वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए फ्लो वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लो वर्क क्या होता है, फ्लो वर्क इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल 1 से 2 माइनस v dp।
ये होता है। तो जैसे हमने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए नॉन फ्लो वर्क निकाला, वैसे ही सेम फ्लो वर्क भी निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए होती है V P1 माइनस P2। कांस्टेंट प्रेशर के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीपी आ रहा है, और डीपी का मतलब चेंज इन प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए डीपी इज 0, दैट मींस P इज इक्वल टू कांस्टेंट, डीपी इज इक्वल टू 0, दैट मींस फ्लो वर्क फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज 0। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे, इसको करके देखना कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम निकल के आएगी। P1 V1 log base E या ln V2 upon V1, या फिर P2 V2 ln log base E V2 upon V1 MRT1 log base E P1 upon P2। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आती है। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फ्लो वर्क और नॉन फ्लो वर्क सेम होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फ्लो वर्क और नॉन फ्लो वर्क बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चन गेट में या कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है कि फॉर इन विच प्रोसेस फ्लो वर्क एंड नॉन फ्लो वर्क इज सेम। तो क्या आंसर होगा उसका? आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी गामा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं नॉन फ्लो वर्क के साथ, तो नॉन फ्लो वर्क में क्या था? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, और यहाँ पे सिर्फ गामा से मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो फ्लो वर्क है दैट इज गामा टाइम्स द नॉन फ्लो वर्क। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस फ्लो वर्क इज गामा टाइम्स द नॉन फ्लो वर्क। वैसे इस इक्वेशन को अगर टेम्परेचर की टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जैसे अभी बताया कि मैथमेटिकली सिर्फ इतना ही चेंज आता है कि गामा की जगह पे n हो जाएगा, तो यहाँ इस गामा की जगह पे n हो जाएगा और नीचे इस गामा की जगह पे n हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? n P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, वेयर n इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। याद रखिए, इससे पहले जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस की थी, आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू N R बार T हमने डिस्कस किया था। वहां पे N क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। वहां पे भी स्मॉल n से उसको डिनोट करते हैं। N इज नंबर ऑफ मोल्स, फिर यहाँ पे N इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी फ्लो वर्क इज इक्वल टू N टाइम्स द नॉन फ्लो वर्क। So this is the flow and non-flow work for different processes. तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हीट ट्रांसफर के बारे में, हीट इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।